जय हिंद दोस्तों आज से हम स्वावलंबन प्रोग्राम के तहत MPPSC 2020 के पेपर फर्स्ट की जो यूनिट 5 है, ठीक है, मध्य प्रदेश की रियासतें स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा ये लेक्चर गोंडवाना रियासत से संबंधित होगा। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि गोंडवाना वंश से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि हम 3 मार्कर की बात करें तो 3 मार्कर में आपसे व्यक्तित्व, स्थापत्य या युद्ध या लड़ाई पूछी जाएगी। ठीक है, व्यक्तित्व में प्रमुख व्यक्तित्वों में संग्राम सिंह, दुर्गावती, ठीक है, अवंतीबाई, इन सबको पूछा जाएगा। और यदि स्थापत्य की बात करें तो स्थापत्य जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उनमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, शंकर साय, रघुनाथ साय के बारे में भी वो आपसे पूछ सकता है 3 नंबर में। ठीक है, युद्ध एवं लड़ाई, अब इन्होंने जो युद्ध किए हैं उनके बारे में भी वो आपसे पूछ सकता है। जैसे कि दुर्गावती का जो संघर्ष था बाज बहादुर से हुआ, अफगानों से भी हुआ, है ना, और मानिकपुर के सूबेदार से भी हुआ था, आशफ खां से, है ना। तो इन सब को भी वो आपसे 3 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 5 नंबर में वह आपसे क्या पूछ सकता है, गोंड वंश पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, गोंड वंश के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में भी 5 नंबर से पूछ सकता है। जैसे कि संग्राम साय हो गए, दलपत साय हो गए। ठीक है, दलपत साय तो नहीं पूछेगा, लेकिन दुर्गावती, ठीक है, और अवंतीबाई हो गई, रघुनाथ साय एवं शंकर साय हो गए, इन सब के बारे में वो आपसे 5 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, और भी कई क्वेश्चन जैसे कि शंकर साय एवं रघुनाथ साय का 1857 की क्रांति में क्या योगदान था, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। इस लेक्चर के बाद मैं आपको कल या परसों इस चैप्टर से जितने भी संभावित प्रश्न होंगे गोंडवाना वंश से, 3 मार्कर, 5 मार्कर और 6 मार्कर, सभी आपको ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा और उसके आंसर भी आपको बता दूंगा कि कैसे हमें लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि 6 मार्कर में भी कोई क्वेश्चन आता है तो 6 मार्कर में भी संपूर्ण गौड़ वंश पर निबंध लिखिए, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन इनसे बन रहा होगा मैं वो आपको बता दूंगा। तो अभी हम अपने स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे गोंडवाना रियासत का सामान्य परिचय, जिसमें हम स्थापना, क्षेत्र व विस्तार को पढ़ेंगे। मतलब इसकी स्थापना कब हुई, क्षेत्र क्या था, विस्तार क्या था, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख शासक कौन कौन से थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इनकी सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे। स्थापत्य के बारे में भी पढ़ेंगे हम। फिर हम पढ़ेंगे रामगढ़ रियासत को। ठीक है, तो इतना हमें इस वंश में पढ़ना है, इस रियासत में पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम यदि सामान्य परिचय की बात करें तो सामान्य परिचय में यह सबसे प्राचीन रियासतों में से एक है। ठीक है, जो सबसे प्राचीनतम जो भूभाग है गोंडवाना, उसका हिस्सा माना जाता है। ठीक है, अब यदि हम इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो यह मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है। ठीक है, इसका विस्तार उत्तर प्रदेश से कौशाम्बी तक था। मतलब ये कहाँ से कहाँ तक थी, उत्तर प्रदेश से कौशाम्बी तक थी। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश है, इसमें ये आपको सर्किल दिख रहा है, ये गोंडवाना क्षेत्र था। ऊपर साइड यदि आप देखें तो आपको विंध्यन श्रेणी दिखेगी, जबकि नीचे साइड यदि आपको पता हो तो सतपुड़ा श्रेणी थी, है ना। तो इसके बीच में यह रियासत थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो संस्थापक थे
वो यादव राय को माना जाता है, कहीं इनका नाम यदु राय भी मिलता है। ठीक है, अब हृदयशाल करके एक राजा होते हैं इस वंश के, उनके समय एक रामगढ़ से अभिलेख प्राप्त होता है। ठीक है, रामगढ़ में जो रामनगर में जो मोती महल है, वहाँ से क्या होता है, एक अभिलेख प्राप्त होता है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि इस वंश की स्थापना यादव राय या यदु राय ने 664 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो इस वंश की स्थापना किसने की थी, यादव राय या यदु राय ने की थी। और इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, हृदय साल द्वारा उत्कीर्णित रामनगर अभिलेख। ठीक है, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ, मोती महल से प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख शासक। तो प्रमुख शासकों में सबसे पहले मदन शाह। ठीक है, मदन शाह के बाद आते हैं संग्राम शाह। ठीक है, संग्राम शाह इस वंश के प्रमुख शासक थे। ठीक है, इनके होते हैं दो पुत्र, एक तो दलपत शाह और दूसरा चंद्र शाह। तो दलपत शाह का विवाह दुर्गावती से होता है और उनसे उनको क्या होती है, वीर नारायण की प्राप्ति होती है। ये उनका पुत्र था दलपत शाह का। ठीक है, इसके बाद जो चंद्र शाह है, चंद्र शाह के बाद उनका बेटा मधुकर शाह बैठता है, फिर प्रेम नारायण शाह, हृदय शाह, छत्र शाह। ठीक है, कंसरी शाह, नरेंद्र शाह, महाराज शाह, शिवराज शाह, ऐसे करके कई सारे शासक होते हैं, शंकर शाह, रघुनाथ शाह। तो इन सब के बारे में तो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में हमें ज़रूर पढ़ना है। चलिए, तो इसके बाद हम देखते हैं संग्राम शाह को। तो संग्राम शाह क्या थे, यह इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इनका जो मूल नाम है वो अमनदास था। ठीक है, तो अमनदास किसका मूल नाम था, संग्राम शाह का मूल नाम था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि अपने साम्राज्य का जो विस्तार है, ठीक है, वो 52 गढ़ों के रूप में किया। इन्होंने 52 गढ़ों का निर्माण करवाया। ठीक है, जिनकी जानकारी हमें अब्दुल फजल की आईने अकबरी से मिलती है। ठीक है, संग्राम शाह ने 52 गढ़ों का निर्माण करवाया, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, अबुल फजल की आईने अकबरी से मिलती है। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी मदन महल जबलपुर को बनाया। ठीक है, अब राजधानी बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो राज्य है उसकी सुरक्षा के लिए, जो उस टाइम पे जो दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर लोदी, ठीक है, तो उससे इन्होंने क्या की, संधि कर ली, जिससे इनके राज्य की क्या हो गई, सुरक्षा हो गई। अब संधि के दौरान सिकंदर लोदी ने इन्हें शाह की उपाधि दी। ठीक है, अब यह जो थे साहित्य के संरक्षक भी थे। इन्होंने रत्नमाला नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी। ठीक है, तो आपसे वो 3 नंबर में रत्नमाला लिखा आ जाएगा और पूछ सकता है, तो आप उसके बारे में लिखेंगे, है ना। तो रत्नमाला में आप क्या लिखेंगे कि यह किसने बनवाया था, किसकी रचना है, यह संग्राम शाह की रचना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने सोने के सिक्के भी चलाए। इसके बाद 1543 में संग्राम शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु। अब यदि हम इनकी स्थापत्य की बात करें तो इन्होंने 52 गढ़ों का निर्माण करवाया, जिनमें से प्रमुख गढ़ कौन कौन से हैं, जैसे धमोनीगढ़ हो गया, ये सागर में है। ठीक है, साहेगढ़ कोटा हो गया, ये सागर में, ये भी सागर में है। सिंगौरगढ़ हो गया, ये दमोह में है। राहतगढ़ हो गया, ये सागर में है। संग्राम सागर झील, अब जो ये संग्राम सागर झील थी, ये मदन महल के निकट इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, और इन्होंने मदन महल के निकट ही बिजावन मठ का निर्माण भी करवाया था। तो यह इनकी प्रमुख स्थापत्य थी। इनमें से कोई भी वो 3 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, अब जैसे दमोनीगढ़ आ गया, तो दमोनीगढ़ में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट तो आप यही होगा कि संग्राम शायद 52 गढ़ों में से एक गढ़ जिसका निर्माण संग्राम शाह ने करवाया था। अब यदि आपको स्थान याद है तो आप उसका स्थान लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपके क्या क्या होगा, आंसर की इसकी फॉर्मेटिंग होगी। इसके बाद हम देखते हैं दलपत शाह को। तो दलपत शाह कौन थे, दलपत शाह संग्राम शाह के पुत्र थे। इनका विवाह 1524 में कलिंजर जो था महोबा में, वहाँ पे जो चंदेल शासक था कीर्तिवर्मन, ठीक है, उनकी पुत्री दुर्गावती से हुआ था। ठीक है, विवाह के बाद
ये लोग अपना जीवन यापन सिंगौरगढ़ जो दमोह में है वहाँ पे इन्होंने अपना जीवन यापन किया। ठीक है, जहाँ इन्हें 1542 में क्या हुई, संतान वीर नारायण की प्राप्ति होती है। इसके बाद 1543 में संग्राम साय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब संग्राम साय की मृत्यु के बाद दलपत साय गद्दी पर बैठते हैं। कुछ समय पश्चात 1550 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर चालू होता है रानी दुर्गावती का काल। ठीक है, तो रानी दुर्गावती पति की मृत्यु के पश्चात अब ये क्या करती हैं कि इनके जब पति की मृत्यु हो जाती है तो ये अपने 5 वर्ष का जो पुत्र है इनका, उसको लेकर ये जबलपुर जो स्थित जो मदन महल है वहाँ आ जाती है सिंगौरगढ़ से। ठीक है, यहाँ पर इनका जो महावत या फिर सेनापति, ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग मिलता है। तो जो आधार सिंह था और एक और ब्राह्मण था मान ब्राह्मण, ठीक है, नामक 2 अधिकारियों की सहायता से ये क्या करती हैं, वीर नारायण को राज सिंहासन पर बैठाती हैं और स्वयं अपने पुत्र की क्या बनती हैं, संरक्षिका बनती हैं और शासन करती हैं। अब इनके शासनकाल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है गोंडवाना वंश के। ठीक है, इनका एक हाथी था जिसका नाम क्या था, शर्मन। ठीक है, यदि 3 नंबर में शर्मन लिखा आ जाए तो आपसे बन जाएगा अब कि शर्मन क्या था, इनका एक हाथी था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इनके प्रमुख संघर्ष। अब सबसे पहले तो इनके शासनकाल में क्या हुआ कि अफगान सरदारों से इन्होंने संघर्ष किया। ठीक है, अब क्या किया कि अपने सेनापति जो आधार सिंह था उसकी सहायता से इन्होंने क्या किया, अफगानों को हराया और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया और उन्हें उच्च पद प्रदान भी किया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, बाज बहादुर जो मालवा था, अब चूंकि जो देखो जो गोंडवाना था, ठीक है, इसकी जो सीमा थी वो कुछ यहाँ तक फैली हुई थी ऐसे। ठीक है, तो भोपाल वाला एरिया छोड़ दो तो ये मालवा के क्षेत्र से लगता था। ठीक है, तब जब ये मालवा से लगता था तो मालवा का जो शासक था उसने क्या सोचा, बाज बहादुर ने, कि शासन किसका है, रानी का है, तो क्यों ना इस पर क्या किया जाए, अधिकार किया जाए, है ना, और आक्रमण किया जाए। तो मालवा का जो शासक बाज बहादुर था वो क्या करता है, आक्रमण करता है, परंतु क्या होता है, वह पराजित होता है। ठीक है, इसके बाद इनका जो सबसे मेन संघर्ष है वो होता है आसफ खां के साथ। ठीक है, जिसको अकबर की गोंडवाना विजय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आसफ खां से संघर्ष इनका होता है 1564 में। अब इस संघर्ष के कारण क्या थे, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं अपन। सबसे पहला कारण यह था कि अकबर की जो साम्राज्य विस्तारवादी जो नीति थी वो था। ठीक है, अब रानी द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार न करना, अकबर क्या करता है, इनको एक पत्र लिखता है जिसमें वो कहता है कि आप अपने हाथी सरमन को, ठीक है, माना जाता है कि जो इनका जो हाथी था वो इंद्र के बाद दूसरा सफ़ेद हाथी था। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, अकबर इनको एक पत्र लिखता है। ठीक है, तो अकबर की जो नीति थी वो क्या थी कि पहले यह पत्र लिखता था। ठीक है, यदि अधीनता स्वीकार कर ली तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करता था, आक्रमण करता था। ऐसे ही रानी के साथ हुआ। इसने क्या किया, रानी को पत्र लिखा और उनसे अपने हाथी शर्मन को और आधार सिंह को, ठीक है, और अकबर की अधीनता को स्वीकार करने के लिए कहा। लेकिन रानी ने क्या किया, अधीनता स्वीकार नहीं की, है ना। तो फिर क्या हुआ, अकबर ने मानिकपुर के जो सूबेदार थे आशफ खां, ठीक है, उसको भेजा काहे के लिए, रानी से युद्ध के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि अकबर की तरफ से मानिकपुर का सूबेदार आता है ना, और रानी की तरफ से कौन रहता है, रानी का सेनापति आधार सिंह रहता है। ठीक है, अब इनके बीच क्या होता है, भीषण युद्ध होता है। अब रानी क्या करती हैं, अपनी आत्मसम्मान की रक्षा हेतु अपनी कटार से आत्महत्या कर लेती हैं। ठीक है, और इनका जो पुत्र था वीर नारायण, वो अपनी जान बचाकर क्या करता है, चौरागढ़ जो नरसिंहपुर में है किले में पहुंचता है। ठीक है, आशफ का क्या करता है, इसका पीछा करता है और पीछा करके वहाँ पे पहुंचकर इनको मार देता है, किनको, वीर नारायण को मार देता है। ठीक है,
अब जैसे ही वीर नारायण मर जाता है तो यहाँ पे किले में समस्त महिलाएं क्या करती हैं, अपनी रक्षा हेतु क्या कर लेती हैं, जौहर कर लेती हैं। ठीक है, जिसे चौरागढ़ के जौहर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार क्या होता है, इस युद्ध में मुगलों की क्या होती है, विजय होती है, और रानी और उनका जो पुत्र है वो क्या होता है, वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इस युद्ध के परिणाम क्या होते हैं, तो इस युद्ध के परिणाम क्या थे कि जो गौंड वंश था उसकी स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो जाती है। जो चंद्रसाय वगैरह होते हैं वो इनके अधीन आ जाते हैं। ठीक है, और इस पर किसका अधिकार हो जाता है, मुगलों का अधिकार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो रानी दुर्गावती हैं का जो सेनापति आधार सिंह था वह भी मुगलों के अधीन चला जाता है। ठीक है, अब जो चंद्रसाय था, संग्राम साय का दूसरा बेटा, उसको क्या करता है अकबर 10 गढ़ों पर शासन करने की अनुमति दे देता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे के शासकों को। ठीक है, ये इतने प्रमुख नहीं है लेकिन फिर भी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो पहला जो था चंद्रसाय था, यह दलपत साय का क्या था, भाई था। ठीक है, इसे अकबर ने 10 गढ़ों पर शासन करने की अनुमति दी थी। अब जिन पर अनुमति दी थी वो गढ़ कौन कौन से थे, वो थे रायसेन, करूबाग, भोपाल, कुरवाई, ठीक है, भौराशो, गढ़गुनौर, ठीक है, वारीगढ़, चौकीगढ़, राहतगढ़, मकरई आदि। ठीक है, ये क्या थे, प्रमुख गढ़ थे जिन पर इन्होंने क्या किया, समस्त जो मतलब गौड़ वंश था, किस युद्ध के बाद, गोंडवाना युद्ध के बाद। ठीक है, इस पर क्या करता है, शासन करता है जितने भी राजा आ जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि मधुकर साय, यह चंद्रसाय का क्या था, पुत्र था। इसके शासन काल में हमें पीतल के चौकोर सिक्के प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिसमें देवनागरी पर श्री कृष्ण और श्री मधुकर साय लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके दूसरी ओर क्या लिखा हुआ है, गढ़कोंडा लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं शिवराज साय को। तो यह क्या था, यह मधुकर साय का पुत्र था। इसके समय पेशवाओं ने मंडला के दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, फिर निजाम साय आता है, तो इसने गजेंद्र मोक्ष नामक संस्कृत काव्य के संरक्षक, ठीक है, या रचयिता लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित को क्या दिया है, शरण दी है। ठीक है, इसके बाद शंकर साय एवं रघुनाथ साय आते हैं। अच्छा देखिए, जो और भी शासक हैं, हृदय साय हो गए, है ना, इन सब के बारे में जब हम इसकी स्थापत्य पढ़ेंगे, ठीक है, इस वंश की जब हम स्थापत्य पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में, तो उनके बारे में पढ़ लेंगे। वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है तो उनको हम उसी में देख लेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है शंकर साय एवं रघुनाथ साय। ठीक है, अब जो शंकर साय थे इनका जन्म 1787 में हुआ था। शंकर साय के बेटे थे रघुनाथ साय। अंग्रेज़ों द्वारा जबलपुर में, अब क्या होता है कि अंग्रेज़ क्या करते हैं कि जबलपुर में जो भोसले वंश होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, हराकर अंत कर देते हैं। तो संग्राम साय उस समय का जो मतलब अंग्रेजी वो था, उससे वो क्या हार्डीमैन था। ठीक है, अंग्रेजी जो जर्नल था, है ना, तो वो कौन था, हार्डीमैन था। हार्डीमैन के समक्ष क्या करते हैं, ये एक प्रस्ताव रखते हैं और जो जबलपुर राज्य उस पर अपना दावा पेश करते हैं। किंतु क्या होता है कि हार्डीमैन इनकी जो मांग है उसको ठुकरा देता है। फिर ये क्या करते हैं कि मंडला क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं 1857 की क्रांति में। इन्होंने क्या किया कि चिट्ठी और 2 काली चूड़ियों के जरिए सामंतों को एकजुट करने का प्रयास किया। मतलब ये क्या करते थे कि इन्होंने सभी सामंतों को क्या किया, एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा हुआ था कि आप या तो हमारी सहायता करें या फिर चूड़ियाँ पहन लें। ठीक है, तो इसका यही संदर्भ था। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो जनरल क्लार्क के समय, उस समय जनरल क्लार्क जो था उसके समय जो 52वीं रेजिमेंट थी उसमें जो भारतीय थे, ठीक है, उनको अपने पक्ष में बनाने की योजना बनाई। ठीक है, अब इसका आवाज़ क्या होता है, इसका आवाज़ जनरल क्लार्क को लग जाता है। अब जनरल क्लार्क क्या करता है, शंकर साय और रघुनाथ साय को क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है और जबलपुर के जो न्यायालय है उसमें इन पर मुकदमा चलाया जाता है और यह इन्हें दोषी करार दिया जाता है
और इनको क्या किया जाता है कि जबलपुर में ही इनकी निर्दयतापूर्वक हत्या कर मतलब मार दिया जाता है इनको। कब? 16 सितंबर 1857 में। क्या होता है कि तोप के सामने इनको बांधा जाता है और इन्हें उड़ा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नरहरि साय। यह क्या थे? यह इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि यह इस वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, तो इनके बारे में एक लाइन याद रखें कि यह इस वंश के अंतिम शासक थे, ये गोंडवाना वंश से रिलेटेड थे, तो आप आराम से 3 नंबर में इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो था हमारा क्या था, गोंडवाना रियासत थी। अभी इसमें स्थापत्य और मंडला रियासत को हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, जो बची हुई है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। स्थापत्य पढ़ना है अभी हमें, और हमें क्या पढ़ना है, स्थापत्य के साथ साथ हमें सामाजिक स्थिति को भी पढ़ना है इसकी। ठीक है, सामाजिक के साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, इनकी प्रशासन को भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। और यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।